नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम को और इसका टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोइम को 1835 में लिखा था और 1842 में इसे पहली बार पब्लिश करवाया गया था। यह पोइम एक एलेजी है जिसे टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखा था। यह पोइम 16 लाइन्स की है जो 4 क्वार्टेंस में डिवाइड है और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। अब बढ़ते हैं पोइम की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया, टेनिसन ने इस पोइम को अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर एलेजी के रूप में लिखा था। यह पोइम टेनिसन के ग्रीफ यानी दुख और अपने फ्रेंड के लॉस को रिफ्लेक्ट करती है। आर्थर हेनरी हेलम की डेथ ने पोइट को डीपली अफेक्ट किया था, जिसके कारण यह पोइट का स्थायी दुख बन गया जो कम नहीं हो रहा था। इस स्थायी दुख को पोइट ने पोइम की शुरुआती लाइंस में मेटाफोरिकली रिफ्लेक्ट किया है, जिसे आगे पोइम पढ़ेंगे तब जानेंगे। पोइम में पोइट एक समुद्र किनारे बैठा है और समुद्र की लहरों को देखता है। वह एक नाविक को नाव चलाते हुए देखता है, कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। इन सब को देखकर उसमें तरह तरह के ख्याल आते हैं, जिनको पोइम को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब बढ़ते हैं पोइम की ओर। यह है इस पोइम का फर्स्ट क्वाड्रेंट। शुरू करते हैं। ब्रेक 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 ऑन दाई कॉल्ड ग्रे स्टॉर्म्स ओ सी। यहाँ ब्रेक का मतलब है समुद्र में उठने वाली वेव्स यानी लहरों के रॉक्स से टकराने से है। यहाँ पोइट समुद्र की लहरों को चट्टानों से बार बार टकराने के लिए कहता है। वो कहता है कि हे समुद्र की लहरों, तुम इन चट्टानों से टकराओ। यहाँ पहली लाइन में ब्रेक का रेपिटेशन लहरों के टकराने की निरंतरता को दर्शाता है, जो मेटाफर के रूप में पोइट की निरंतर चलने वाली भावनात्मक उथल पुथल को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा पोइट ने यहाँ पर समुद्र की चट्टानों को कोल्ड ग्रे स्टोन्स बताया है, जो पोइट के उदास निराश हताश मन को दर्शाता है, जिसमें अपने फ्रेंड को खो देने से निराशा और हताशा के भाव लगातार समुद्र की लहरों की तरह उठ रहे हैं। आगे पोइट कहते हैं, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। यहाँ पर पोइट अपने दुख और मन में उठ रहे भावों और विचारों को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त शब्द नहीं है। वो अपने दुखों और मनोभाव को व्यक्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है और वो कहते हैं, एंड आई वुड दैट, और मैं चाहता हूँ कि माई टंग कुड अटर द थॉट्स, कि मेरी ये जुबान, मेरी ये जीभ उन विचारों को बोल पाए, दैट अराइज इन मी, जो कि मेरे अंदर उठ रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि पोइट चाहते हैं कि उसके अंदर जो विचारों की उथल पुथल, जो भावनात्मक उथल पुथल मची हुई है, वो शब्दों के माध्यम से बाहर निकले, लेकिन पोइट इन सब में सफल नहीं हो पा रहा है। आगे पोइट कहते हैं, यहाँ इन लाइन्स में पोइट पाता है कि जिस प्रकार से पोइट दुखी है और अपने मनोभावों को व्यक्त करने में असफल है, उसके विपरीत एक फिशरमैन का लड़का बहुत अच्छा है, जो अपनी सिस्टर के साथ खुश है और खेल रहा है और अपने आनंद को प्रकट करने के लिए चीख रहा है। इसके अलावा एक नाविक का लड़का, वो ज्यादा अच्छा है, जो नाव पर गा रहा है। कहते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, अर्थात पोइट स्वीकार करता है कि उससे तो फिशरमैन का लड़का अच्छा है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, जो अपनी सिस्टर के साथ फ्रीली, स्वतंत्र रूप से खेलते हुए अपने आनंद को प्रकट कर रहा है चीख चीख कर। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और पोइट से तो वो नाविक का लड़का भी ज्यादा खुश है, जो दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो कि नाव पर बैठा आनंद से गीत गा रहा है। यहाँ सेलर का मतलब नाविक और फिशरमैन का मतलब मछली पकड़ने वाला यानी मछुआरा। बे का मतलब होता है खाड़ी। आगे पोइट कहते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, और बड़े बड़े शानदार जहाज पहाड़ के नीचे अपने बंदरगाह में जा रहे हैं। यहाँ स्टेटली का मतलब बड़े शानदार और हेवन का मतलब बंदरगाह है, जहाँ शाम के वक्त जहाज आकर रुकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये बड़े बड़े भव्य शानदार जहाज तो अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर वे सुकून से रह सकते हैं। पोइट के द्वारा पेश की गई यह इमेजरी इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि पोइट के अशांत मन के विपरीत ये शानदार जहाज अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जहां वे सुकून से आराम करेंगे। जबकि पोइट का क्या, जिसे अपने फ्रेंड की डेथ के बाद सुकून नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ यह इमेजरी पोइट की मनोदशा
वह बाहरी दुनिया के कॉन्ट्रास्ट को दर्शाती है। पोइट अंदर से दुखी है, बेचैन है, अशांत है, जबकि उसके आसपास की दुनिया वैसे ही चल रही है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं है। आगे पोइट कहते हैं, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। यहाँ पोइट अपने फ्रेंड के चले जाने पर दुख प्रकट करते हुए कहता है कि इन शानदार जहाजों को देखने पर भी वह अपने फ्रेंड को टच करने की यादों को नहीं भुला पा रहा है। यहाँ वेनिस्ड हैंड का मतलब वह हाथ जो गायब हो गया है, वेनिस्ड का मतलब होता है गायब, एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और वह उस आवाज को भी नहीं भुला पा रहा है जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है, यानी उसका मित्र अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, जिससे उसकी आवाज शांत हो चुकी है। आगे पोइट कहते हैं, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी। पोइट एक बार फिर से वेव्स को पुकारता है और उन्हें बार बार चट्टानों से टकराने को कहता है। क्रैक्स का मतलब चट्टाने। पोइट कहते हैं, टकराओ 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 ओ समुद्र की लहरों, तुम इन चट्टानों से टकराओ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। क्योंकि उन दिनों की वो खुशनुमा पल जो मैंने अपने मित्र के साथ बिताए थे, अब वो लौट कर आने वाले नहीं है। और इसी लाइन के साथ ये पोइम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।